चलिए DT का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से करेंगे फास्ट मोड में, ठीक है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इसमें है जैसे क्या, ये पॉइंट देखिए भी, जैसे क्या है ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए अगर फॉरेन इनकम हमें हो रहा है तो हो सकता है ना फॉरेन में जो है वो हम फॉलो, जैसे इंडिया में मान लीजिए हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन में हो सकता है वो फॉलो करे कैलेंडर ईयर, तो हमारा जो ईयर है ना वो मिसमैच करेगा। अगर ये वो भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते तो ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक का जो भी इनकम है हमारा जो इंडिया में टैक्सेबल होता है वही सेम पीरियड का इनकम उनका हम टैक्सेबल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे जो है कैलेंडर ईयर चल रहा है जनवरी टू दिसंबर, और हम इंडिया टैक्स लॉ के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे अप्रैल से जो है मार्च तक, ठीक। तो कैसे हम उनके कौन से इनकम को कंसीडर करेंगे इंडिया में टैक्स लगाने के लिए। तो हम अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी फॉरेन में इनकम फॉल करेगा उसको ही कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए कंट्री बी से जो है ना, मिस्टर एक्स का कंट्री बी से जो इनकम था वो जनवरी में 22 में 1 लाख रुपए था, और हम बात कर रहे हैं हमारा हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो जनवरी 22 में जो है 1 लाख रुपए का इनकम था, जुलाई 22 में जो है 1 लाख का था, और जनवरी 23 में 3 लाख उन्होंने फॉरेन से इनकम अर्न किया। तो हम जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ हम ये देखेंगे कि फॉरेन में भी अप्रैल से मार्च के बीच, यानी अप्रैल 22 से मार्च 23 में कितना इनकम हुआ। तो जनवरी 22 तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो उससे पहले है। अगर मार्च के बाद भी कोई होता, जैसे अप्रैल में उसने कोई इनकम अर्न किया होता, तो उसको भी कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ अप्रैल से मार्च तक देख लेंगे कि फॉरेन में कितना इनकम अर्न किया। तो जनवरी 22 में जो इनकम अर्न किया है वो अप्रैल से पहले है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जुलाई 22 में जो इनकम अर्न किया 1 लाख रुपीज़ उसको कंसीडर करेंगे क्योंकि वो अप्रैल 22 से और मार्च 23 के बीच फॉल करता है। ऐसे ही जनवरी 23 अप्रैल 22 से मार्च 23 के बीच फॉल करता है तो उसको भी जो है हम कंसीडर करेंगे। यानी ये 3 लाख रुपीज़ और 1 लाख, यानी टोटल जो है 4 लाख रुपीज़ जो है हम कंसीडर करेंगे फॉरेन इनकम कंट्री बी से जो अर्न किया है। अब क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्या है, मिस्टर एस है जिसका इनकम है फाइनेंशियल ईयर फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2023, ठीक। बी बिजनेस इनकम इंडिया से उनको हो रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस इनकम जो है उनको कंट्री ए से हो रहा है 5 लाख रुपए, जहाँ पे DTAA नहीं है। तो इस केस में हम अंडर सेक्शन 91 जो है वो रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर DTAA नहीं है तो, और उसके लिए हमें टैक्स रेट भी चाहिए होता है, जो कि फॉरेन में कंट्री ए में जो है वो टैक्स रेट 20% गिवन है, और ये कंट्री बी का हमने सारा डिस्कशन कर ही लिया है। यहाँ पर टैक्स रेट कंट्री बी में जो है वो 10% का रेट है, ठीक है। मिस्टर एक्स को जो है रेंट रिसीव हुआ है इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी से 30,000 रुपये पर महीने जो है इनको रेंट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक। फिर जो है PPF में जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 1,50,000 रुपये। तो सबसे पहले देखिए इनकम किस किस हेड का है। तो ये हो गया आपका PGBP में बिजनेस इनकम, ये भी PGBP में जाएगा क्योंकि ये भी बिजनेस इनकम है। कंट्री बी से भी जो इनकम हो रहा है ये भी PGBP में जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो इनकम है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो PPF में 80C अंडर सेक्शन 80C में इनको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उनको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट रिसीव हो रहा है। तो हमारी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो उनका जो है GAB हो जाएगा 30,000 हर महीने, यानी 12 महीने अगर हम निकाल लें तो 3,60,000 रुपीज़ जो है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, जिसमें हमें म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर जो है हमें 30% का डिडक्शन लेंगे अंडर सेक्शन 24A, ठीक है। 30% ऑफ 3,60,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,08,000, यानी हमें इनकम हुआ हाउस प्रॉपर्टी से 2,52,000 का हमें जो है वो इनकम हुआ। तो ये हमारा ये कम हो गया, ये रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। फिर हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हैं कंट्री ए में, इंडिया में, और कंट्री बी में, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम PGBP हम निकालते हैं। कंट्री ए से जो इनकम हुआ है, कंट्री ए से जो इनकम हुआ है वो हुआ है 5 लाख रुपये,
ठीक, तो 5 लाख ये हो गया। इंडिया से जो है इनकम हुआ है वो हुआ है उन्हें 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख इसे भी कंसिडर करेंगे। फिर जो है कंट्री बी से हमने ये समझा दिया था आपको, सिर्फ 4 लाख रुपए जो कंसिडर करेंगे, क्यों करेंगे ये पहले ही हमने बता दिया। तो 4 लाख रुपीज़ जो है वो कंट्री बी से इनकम हो गया, यानी ये टोटल इनकम हो गया 14 लाख रुपीज़। ओके, अब ये 14 लाख हो गया, 2,52,000 हाउस प्रॉपर्टी से हो गया, यानी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना हो गया 16,52,000, 16,52,000 रुपये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गया। चैप्टर 6A में जो है हमें डिडक्शन मिल जाएगा। इन्होंने जो है PPF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया था 1,50,000, और ATC में जो है हमें डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000 का। तो इनका जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा 15,02,000। अब इस पे जो है हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। 15,02,000 पे जरा देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो इसमें फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं किया और ये सीनियर सिटीजन है, ऐसा कोई बात बोला नहीं क्वेश्चन में, तो फर्स्ट 2,50,000 पे नील हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% के हिसाब से 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे जो है वो 20% के हिसाब से 1 लाख रुपीज़। 10 लाख तक का हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया टैक्स। टोटल इनकम, इनका नेट टैक्सेबल इनकम था कितना 15,02,000। 10 लाख तक का हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, यानी बचा कितना 5,02,000 रुपये पे हम सीधे 30% लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 5,02,000 पे 30%, ये हो गया आपका 150,600। इसको हम टोटल कर देंगे तो ये आ गया 2,63,100। इसमें हम 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 1,524, 273, 624। ये हो गया आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। ओके, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया। इसमें हम लेस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 19(1). अब दोनों कंट्री का, जैसे कंट्री ए कंट्री बी, दोनों से हमें इनकम है, और हमें पता है कि कंट्री ए से जो है हमारा कोई भी DTA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है नहीं, तो हम रिलीफ अंडर सेक्शन 91 निकालेंगे, जिसमें क्या होता है हम अफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं इंडिया में कितना हुआ, और फॉरेन में जो टैक्स रेट है, दोनों टैक्स रेट में से जो भी लोअर होगा उस टैक्स रेट को जो है हम कंसीडर करते हैं, और जो भी डबल टैक्स्ड इनकम है, डबली टैक्स्ड इनकम जिसको बोलते हैं, उस पर जो है लोअर रेट हम लगाते हैं, उतना हमें रिलीफ मिल जाता है। जैसे देखिए, अगर हम एवरेज टैक्स रेट इंडिया में बात करें कितना निकला है, तो 273,624 का हमें जो है वो टैक्स लायबिलिटी बना है कितने इनकम पे, जो हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया था वो 15,02,000 थे, यानी इतना टैक्स लग रहा है 15,02,000 रुपये पे। तो हम एवरेज टैक्स रेट निकाल लें तो हमारा जो है एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा 18.217%। ओके, अब देखते हैं जहाँ पे DTA नहीं है, नो DTA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, उस कंट्री में जो है, यानी वो कंट्री ए है जिसमें 20% जो है वहाँ पे टैक्स रेट है, तो 18% और 20% इस दोनों में लोअर क्या है 18.217% लोअर है, तो इस रेट को जो है हम ले लेंगे। अब देखेंगे कि कंट्री जो ए में है वो इनकम कितना था। कंट्री ए में इनकम था 5 लाख रुपये, जो कि हम इनकम कैलकुलेट करते टाइम जो ये 5 लाख रुपये कंट्री ए में है इतना कंसीडर किया था, यानी इस पर तो टैक्स 2 जगह लगा हुआ है ना, तो इस 5 लाख पे हमें जो है 18.217% के रेट से हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 लाख पे 18.217%, यानी ये आ जाएगा 91085। इतने का हमें रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91। फिर कंट्री बी से हमें जो इनकम हुआ है वहाँ पे जो है DTA है, तो वहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो इस केस में हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 91 का नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें टैक्स क्रेडिट मेथड सेक्शन 90 के हिसाब से जो है रिलीफ निकालना पड़ेगा, जो कि सेम ही होता है, सेम उसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे अमाउंट हम निकालते हैं, उसके बाद लोअर अमाउंट जो है कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए, कंट्री बी का जो है इनकम कितना टैक्सेबल किए थे हम,
कंट्री ए का जो इनकम है 4 लाख रुपए हमने टैक्सेबल किया था, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैक्स कैलकुलेट करते टाइम 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पे हम जो है, और कंट्री बी में हमारा टैक्स रेट है 10%, तो 4 लाख पे 10% निकालेंगे हम, 10%, जो कि आएगा 40,000 रुपीज़। और फिर जो है देखेंगे 4 लाख पे ही, अगर हम 4 लाख पे ही इंडिया वाले रेट से, यानी जो 18.217% जो इफेक्टिव टैक्स रेट इंडिया में निकला है, उस रेट से अगर हम लगाएं तो कितना टैक्स आएगा। हम देख लेते हैं 4 लाख पे 18.217%, यानी ये आ गया 72868। इन दोनों में जो लोअर है कितना है, 40,000 जो है लोअर है। तो ये रिलीफ अंडर सेक्शन 90 जो है हमें मिल जाएगा 40,000 रुपये। अंडर सेक्शन 91 ये मिला, तो टोटल रिलीफ हमें ये और ये कितना मिल गया, 91,085 प्लस 40,000, हमें रिलीफ मिल गया 131,085 का टोटल रिलीफ मिल गया। और हमें टैक्स लायबिलिटी कितना था, इतना था। तो इसमें से अगर हम रिलीफ हटा दें 131,085, तो हमें जो है वो नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, कितना होगा। तो इसमें से 273,624 अगर हम हटा दें तो 142,539 इतने का जो है हमें लायबिलिटी आ जाएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 142,539 को, तो 142,540 आ जाएगा आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ ये क्वेश्चन जो इसमें कुछ नया नहीं था जाने, सिर्फ ये पॉइंट जो नया था कि अगर हम सेम फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो करते हैं तो उस केस में कैसे जो है हम इनकम, फॉरेन का जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। ये पॉइंट जो है एक्स्ट्रा था। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन किया है, उसमें ये सब पॉइंट्स था। तो आप पहले उसको देखिएगा, फिर इस पे आइएगा। थैंक यू।